नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव शो में एक बार फिर से, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम ड्राइव शो में पहले बात करेंगे और देखेंगे पहली झलक मर्सिडीज की लेटेस्ट ई क्लास की, और उसके बाद टीवीएस के नए जुपिटर का डिटेल्ड ड्राइव रिपोर्ट। कैसा है परफॉर्मेंस, कैसी है राइड क्वालिटी, सब कुछ आज के इस टाइम ड्राइव शो में। The all new Mercedes-Benz E-Class is finally here। यहाँ पर नई E-Class हमारे साथ खड़ी है। हाल ही में BMW ने अपनी नई 5 सीरीज को लॉन्च किया है, लेकिन अब यहाँ पर Mercedes जो उसके कंपटीशन में गाड़ी है E-Class का अपडेट लेकर आ चुकी है। तो क्या चेंजेस इस नई E-Class में हुए हैं, क्या एडिशंस हुए हैं, क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और डायमेंशंस को लेकर भी क्या बदलाव इस नई Mercedes-Benz की E-Class में देखने को मिल रहे हैं, बात करने वाला हूँ उन सभी की मैं आपसे इस वीडियो में। अब शुरुआत इसके फ्रंट एंड के डिज़ाइन से करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रिल में जो है चेंज देखने को मिल जाएगा। मर्सिडीज के 3 स्टार पैटर्न यहाँ पे थ्रू आउट इस ग्रिल में दिए गए हैं। जो ये आप सेंटर में देख रहे हैं क्रोम फिनिश में दिया गया है। बड़ा सा सेंटर में 3 स्टार लोगो है, क्रोम फिनिश यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रोम का एलिमेंट्स इसके बम्पर में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड हेडलाइट्स की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस एलईडी हेडलैम्प्स यहाँ पर इस नई ई क्लास में मर्सिडीज ने दी हैं। एंड 360 डिग्री कैमरा भी इसमें दिया गया, जो फ्रंट में कैमरा आप देख सकते हैं। अब साइड प्रोफाइल जो है वहाँ पर भी इसकी जो लेंथ है, ओवरऑल लॉन्ग व्हील बेस है गाड़ी है तो वहाँ पर लेंथ भी बड़ी है। एंड इसकी जो विड्थ है वहाँ पर भी 8 मिलीमीटर का इंक्रीज हुआ है, और उसके साथ साथ हाइट भी इसकी पहले से ज़्यादा हो गई है। साइड में यहाँ पर आपको व्हील्स जो मिलते हैं स्टैंडर्ड जो है 18 इंच के व्हील्स इसमें दिए गए हैं। इसके ऊपर के व्हील्स अगर आपको चाहिए उसका ऑप्शन अभी फिलहाल मर्सिडीज ने कहा है नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 18 इंच के आपको मिलने वाले हैं। एंड ओवरऑल कुछ ये डिज़ाइन ड्यूअल टोन सिल्वर ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको इसके अलॉयज में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साइड में आए तो बॉडी कलर ORVMs दिए गए हैं। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे क्रोम फिनिश नीचे की तरफ डोर्स के नीचे यहाँ पे इसमें दी गई है। एंड पॉपअप डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से यहाँ पर इस नई क्लास में मर्सिडीज ऑफर कर रही है। एंड यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश इसके डोर हैंडल्स में देखने को मिल जाएगी। क्रोम की जो फिनिश है यहाँ पे इस डोर्स के आसपास भी दी गई है। अब जो डायमेंशंस में बदलाव हुआ है, जो मैं कह रहा था, इसका जो ओवरऑल लेंथ है वो तकरीबन 14 मिलीमीटर बड़ा है। व्हील बेस जो है इसका वो तकरीबन 15 मिलीमीटर पहले से बढ़ गया है। एंड ओवरऑल जो इसकी हाइट है वहाँ पर भी 13 मिलीमीटर का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस नई मर्सिडीज बेंज की ई क्लास लॉन्ग व्हील बेस के अंदर। एंड पीछे भी यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है। क्वार्टर ग्लास जो एरिया दिया गया है, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको नए इसके LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। एंड अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 3 स्टार पैटर्न इसके टेल लैंप्स में दिया गया है, जो वाकई में काफ़ी यूनिक सा ज़रूर लग रहा है। एंड क्रोम फिनिश यहाँ पे इसके रियर एंड में भी दी गई है। E200 की बैजिंग है। अब इसमें जो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन रहने वाला है। एंड इसमें जो है पेट्रोल के साथ हाइब्रिड का ऑप्शन भी मर्सिडीज इस नई क्लास में ऑफर कर रही है। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे जो है नीचे बम्पर में जो है इसमें आपको क्रोम फिनिश नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। एंड सेंसर्स थ्रू आउट यहाँ पे दिए गए हैं। एंड ऑल्सो बूट स्पेस का एग्जैक्ट नंबर हालांकि अभी नहीं है, बट कुछ ओवरऑल जो है डेप्थ जो है काफ़ी अच्छी है। एंड जो लोडिंग लिप है वो भी फ्लैट है, तो सामान रखने में या उतारने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाइट के हिसाब से मामला आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन डेप्थ अच्छी खासी, मुझे लग रहा है तकरीबन 450 के आसपास इसका बूट स्पेस, 450-500 के आसपास इसका ओवरऑल बूट स्पेस का साइज होने वाला है। सो मोटा मोटा कुछ ये डिटेल्स आपको यहाँ पर इस नई मर्सिडीज बेंज की ई क्लास में इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर देखने को मिलेगी। लेकिन अंदर भी काफ़ी कुछ बदला है, फीचर्स कुछ नए ऐड हुए हैं। चलते हैं अंदर, देखते हैं उनको भी। अंदर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहला जो एडिशन हुआ है वो है ये सुपर स्क्रीन का। नाउ यहाँ पे आपको 14.5 इंच के आसपास का यहाँ पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन मिल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पे कुछ फीचर्स आप जो एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से आप जो पैसेंजर है वो कर सकता है। एंड
यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। अगर आप वाकिफ़ हैं मर्सिडीज बेंज की गाड़ियों में जो हाइपर स्क्रीन आती है उसी का लगा लें आप, एक शॉर्टर वर्जन है, बट उसके अलावा आपको कुछ इस साइज़ का स्क्रीन यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड दिस डज मेक दिस कार लुक प्रीमियम। एंड यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह भी है वो भी काफ़ी स्मूथ है, इंट्यूटिव है, कोई लैग वगैरह भी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इतनी बड़ी स्क्रीन में भी देखने को नहीं मिलता। सो मामला कुछ ओवरऑल ये है। एंड स्क्रीन में फीचर्स की बात करें, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको वायरलेस का ऑप्शन मिल ही जाता है, लेकिन इसके अलावा जो कंफर्ट सेटिंग के ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आपके पास सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन है, हाइट के अकॉर्डिंग आप सीट की पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मेन्यू में जाएंगे, जो एसी कंट्रोल का है, इसको मैं गाड़ी को टर्न ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको डिजिटल वेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपनी जो पोजीशन है या अपनी जो एयर फ्लो आपको जो चाहिए एसी वेंट से, आप वहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं एंड डिजिटली यानी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जिस भी एंगल में चाहिए, जिस पोजीशन में चाहिए, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ मामला है। एंड यहाँ पे फुल डिजिटल क्लस्टर दिया गया है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एंड जो मर्सिडीज की और भी गाड़ियों हमने देखा है तो वही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी इसमें दिया गया है। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर आएँ तो यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है एंड एक USB-C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल मामला कुछ इस तरह से इसकी फ्रंट कतार में दिया गया है। एंड यहाँ पे हेडरेस्ट में आपको पिलो का ऑप्शन भी दिया गया है, तो कंफर्ट वाला मामला भी यहाँ पे कुछ हद तक मर्सिडीज ने इसकी फ्रंट कतार में सॉलिड रखा है। लेकिन पिछली कतार में क्या मामला है, किस तरह के फीचर्स वहाँ हैं, एंड इस तरह की गाड़ी में पिछली कतार बहुत मायने रखती है, तो क्या कंफर्ट वहाँ पर दिया गया है, देखते हैं उसको। अब पिछली कतार की बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरऑल सीट्स को लेके जो रिक्लाइन एंगल है अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट देखेंगे अच्छा खासा है, लेग रूम अच्छा खासा है। एंड यहाँ पर आप इसके जो थाई सपोर्ट है उसको भी एडजस्ट करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। एंड जो बैक रेस्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं एक सर्टेन डिग्री तक, तो वो भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड जो इसका नेक रेस्ट है, हेड रेस्ट है, उसको भी अप डाउन करने का ऑप्शन पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है। सेंटर में आए तो यहाँ पे आपको सामान रखने की जगह दी गई है एंड यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आता है। एंड एम्बिएंट लाइटिंग वाला मामला जो है, जो ओवरऑल फ्रंट रो डोर्स में जिस तरह की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, वो देखने में रात में वाकई में बेहद खूबसूरत लगने आपको वाली है। इसके अलावा जो है सेंटर में आए तो यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे एक और फ़ोन भी आप रख सकते हैं। एंड इसके नीचे आपको कुछ सामान रखने की जगह है, 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट नीचे की तरफ दिए गए हैं। तो ये कुछ ओवरऑल मामला यहाँ पर इसकी दूसरी कतार में देखने को मिल जाता है इस मर्सिडीज बेंज की नई ई क्लास के अंदर। एंड ऑल्सो सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड जो क्वार्टर ग्लास दिया गया है उसके लिए भी आपको मिल जाता है यहाँ पे एक ब्लाइंड दिया गया है, इसको आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। एंड पीछे जो है ग्लास, रियर ग्लास जो है, उसको भी ऑपरेट करने के लिए सन ब्लाइंड्स दिया गया, इसको आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट यहीं पर बैठे बैठे कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सनरूफ भी आप यहाँ पे इसकी दूसरी कतार में स्प्लिट दी गई है, फिक्स सनरूफ है, लेकिन यहाँ पे आपको सनरूफ भी कुछ इस तरह से इस नई क्लास में देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ लग्जरी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। अब इंजन की जो मैंने बात करी, 2 इंजन का ऑप्शन रहने वाला है, पेट्रोल में आपको हाइब्रिड का ऑप्शन रहेगा, डीजल का ऑप्शन भी मिलने वाला है। एंड मर्सिडीज जो है ये गाड़ी फेस्टिव सीजन के आसपास या दिवाली के आसपास लॉन्च करने इसको प्लान कर रहा है। सो ये कुछ ओवरऑल डिटेल्स हैं और चेंजेस जो इस नई मर्सिडीज बेंज की 2024 ई क्लास के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है TVS का ऑल न्यू जुपिटर 110 सीसी में जो आता है। अब यहाँ पर TVS ने कुछ मेजर अपडेट्स इस 110 सीसी जुपिटर में किए हैं। डिज़ाइन को लेकर कुछ बदलाव करे गए हैं, फीचर्स कुछ नए ऐड करे गए हैं और इसके इंजन में भी तब्दीली करी गई है। चेंजेस वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं पावर और टॉर्क के फिगर्स में। सो ओवरऑल किस तरह का पैकेज अब ये जुपिटर 110 सीसी देखने को मिल रहा है, क्या बदलाव करे गए हैं, बात करेंगे उन सभी की इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे इसको एक्सपीरियंस करने के बाद, इसको चलाने के बाद सही नहीं लगे, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे इस 110 सीसी नए जुपिटर के बारे में सही लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं TVS जुपिटर 110 सीसी के रिव्यू की।
अब बदलाव जो है आपको सामने से इसमें देखने को मिल जाएगा। शुरुआत यहाँ पे आपको ये कनेक्टेड इसके DRL लाइट दी गई है, इंडिकेटर भी इसी में इंटीग्रेटेड है। कैसे जलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हाल ही में जैसे कि कुछ गाड़ियों में भी हमने कनेक्टेड हेडलाइट, कनेक्टेड DRL वगैरह देखे हैं, कनेक्टेड टेल लाइट देखी हैं। तो यहाँ पर TVS अपने इस 2 व्हीलर जुपिटर स्कूटर के अंदर भी वैसा ही कुछ फील देने की कोशिश कर रही है। कनेक्टेड लाइट यहाँ पे देखने में वाकई में ये अच्छी जरूर लग रही है एंड इंडिकेटर्स भी काफ़ी अच्छे से हैज़ार्ड भी इसमें दिया गया है। लॉन्ग प्रेस करके 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है मुझे, इंडिकेटर का बटन ही, एंड हैज़ार्ड भी कुछ इसका इस तरह से यहाँ पे आपको इसी के अंदर इंटीग्रेट करके देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप फ्रंट में देखेंगे यहाँ पे बॉडी में भी कुछ एडिशन चेंजेस करे गए हैं। यहाँ पे फ्रंट में हालांकि ये प्लास्टिक में दिया गया है, लेकिन फ्रंट जो मडगार्ड है ये आपको मेटल में मिलने वाला है। यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फील वगैरह, तो प्रीमियम एलिमेंट थोड़ा बहुत फ्रंट से इसका निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड टायर साइज़ की बात करूँ तो 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, 90 सेक्शन के सेम आगे पीछे देखने को मिलते हैं। पेडल डिस्क इसमें अब TVS दे रही है 110 सीसी जुपिटर के अंदर। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, हालांकि वो वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा। ये जो है इसका टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको पेडल डिस्क का ऑप्शन मिल रहा है। पीछे ड्रम का इस्तेमाल करा गया है। अब इसके अलावा हेडलैम्प जो दिया गया है वो भी रेडी आता है। मैं ऑन कर दिखाता हूँ कैसा जलने के बाद ये दिखता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से LED हेडलैम्प से मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फील इसके ऊपर भी दिया गया है, बॉडी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी मामला काफ़ी सॉर्टेड अगर फीचर के हिसाब से बात करें तो इसमें देखने को मिल रहा है। साइड में अब आएँ तो यहाँ पे आपको पहले तो ऊपर की तरफ ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। कनेक्टेड फीचर्स इसमें आते हैं, क्या क्या हैं उसकी बात करेंगे। फ्लोर में भी थोड़े चेंज हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि अब जो फ्यूल टैंक है जो कि पहले पीछे की तरफ था, वो यहाँ पे अब TVS ने इसमें फ्लोर में ही अंदर फिक्स कर दिया है। अब उससे हुआ क्या है, उससे जो है बूट स्पेस बढ़ गया है। तकरीबन 33 लीटर का बूट स्पेस अब इसमें देखने को मिलता है। खोल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फुल साइज़ हेलमेट तो आई थिंक मुश्किल यहाँ पे आ पाएगा। अगर आप फुल साइज़, मेरा हेलमेट यहाँ नहीं आ पा रहा तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 2 हाफ फेस हेलमेट जो है काफ़ी आसानी से आप इसके बूट के अंदर रख सकते हैं। एंड वाकई में ये जो साइज़ है बूट का इसके काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मामला ये बूट साइज़ को लेकर कुछ ऐसा है। अब साइड में थोड़े बहुत और चेंजेस जो हुए हैं, डिज़ाइन में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जुपिटर की बैजिंग यहाँ पे इसमें दी गई है एंड ये जो पूरा पैनल है ये मेटल में इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा मामला सॉलिड ज़रूर फील होता है। इसके अलावा थोड़ा और पीछे की तरफ जाएँ तो पियानो ब्लैक फील है एंड जो इसकी टेल लाइट है वो भी आपको कुछ इस तरह से कनेक्टेड टेल लाइट देखने को मिलने वाली है। एंड ये भी जो इसका रियर एंड है वाकई में देखने में प्रीमियम फील स्कूटर को ज़रूर दे रहा है। TVS की बैजिंग यहाँ देखने को मिल जाती है एंड इंडिकेटर जो हैं वो भी इसी में इंटीग्रेट करके आपको दिए गए हैं। तो मोटा मोटा कुछ ये हिसाब किताब है ओवरऑल। थोड़ा बहुत डिज़ाइन को लेके सीट जो है वहाँ पर भी कुशनिंग में बदलाव करा गया है एंड कंफर्टेबल या कहें कि जो ओवरऑल कुशनिंग है तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल रहा है। मैंने जितना भी यहाँ पे TVS के प्लांट पर ट्रैक पर इसको चलाया तो वहाँ पर जो कंफर्ट लेवल है मुझे लग रहा है थोड़ा सा या एक स्टेप आगे ज़रूर चला गया है। तो कुशनिंग भी थोड़ी बेटर यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब आते हैं यहाँ पे भी एक आपको 2 लीटर का यहाँ पे स्पेस दिया गया जो कि पहले भी आता था, लेकिन यहाँ पे भी इसमें दिया गया है। एक USB A चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ हैंग करना है तो उसके लिए हुक दिया गया है। अब जो इसका फ्यूल लिड है वो भी आगे की तरफ दिया गया है। कुछ इस तरह से पुश करके राइट में चाबी घुमाएंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा एंड यहीं पर आप स्कूटर से बिना उतरे यहाँ पर इसका फ्यूल कुछ इस तरह से फिल करा सकते हैं। तो ये कैप जो है फ्यूल की आगे ही दी गई है एंड नीचे ही इसका फ्यूल टैंक जो देखने को मिलता है नीचे की तरफ ही इसमें दिया गया है। ऊपर आते हैं, कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको कलर्ड आपको फुल डिजिटल क्लस्टर दिया गया है जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा, टाइम वगैरह का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। मोड के ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप ओडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B में स्विच कर सकते हैं। तो ये सब बेसिक इन्फो यहाँ देखने को मिलेगा एंड कनेक्टेड फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। स्मार्ट एक्स नेट के जरिए आप जो कॉल वगैरह आ रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख के रिसीव कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है। और इसके अलावा टर्न बटन नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको इसकी स्क्रीन में डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम का बटन है, हैजार्ड और इंडिकेटर का बटन दिया गया है, नीचे हॉर्न का बटन दिया गया है। एंड राइट साइड में आए यहाँ पे हैंडल बार के तो यहाँ पे आपको इसमें एक आई गो फीचर दिया गया है, यानी कि वो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर ही है। जैसे ही आप आइडल में स्कूटर होगा, अगर आप रेड लाइट वगैरह पर खड़े हैं तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो टर्न ऑफ हो जाएगा। ज़रा सा एक्सलेट करेंगे तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा। तो वो फीचर यहाँ देखने को मिलता है। वॉइस कमांड के फीचर भी यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे नीचे ही इसका इग्निशन स्विच देखने को मिल जाता है। अब एक और फीचर जो TVS ने इस नए जुपिटर एक्सप्रेस CC में दिया है वो है इमरजेंसी ब्रेकिंग को लेकर। उसमें होता क्या, अगर आप 60 की स्पीड से ऊपर हैं एंड उस माहौल में या उस सिचुएशन में आप अचानक से इसकी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके हैज़र्ड लाइट्स जो हैं वो टर्न ऑन हो जाएंगी, ताकि आगे पीछे या साइड में जो लोग आपके ट्रैफिक में आसपास हैं तो वहाँ पर उनको भी इंडिकेशन मिल पाए और आपका स्कूटर या आप खुद
सेफ रहें, तो वो भी एक सेफ्टी को लेके फीचर इसमें ऐड ऑन करा गया है। सो ओवरऑल मोटा मोटा कुछ ये मामला है इस टीवीएस के नए जुपिटर एक्सप्रेस सीसी को लेकर। लेकिन एक और चीज़ जो कम हुई है वो है इसका वेट। तो वेट भी तकरीबन 4 किलो, पुराना जो जुपिटर एक्सप्रेस सीसी है उसके मुकाबले 4 किलो इसका वेट कम हुआ है। लेकिन इंजन में जो चेंज हुए हैं, पावर डिलीवरी कैसा है, टॉर्क किस तरह का है, ओवरऑल राइड और हैंडलिंग में किस तरह का डिफरेंस इस जुपिटर एक्सप्रेस सीसी में देखने को मिल रहा है नए वाले में, अब बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं इस टीवीएस के 2024 जुपिटर 110 के ओवरऑल परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग किस तरह का रहा है। एक्सपीरियंस जो है, मैंने इसका टीवीएस के प्लांट पर जो ट्रैक था वहीं पर थोड़ा बहुत हमें इसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, तो इसी के हिसाब से मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ राइड आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो पावर फिगर्स की पहले बात करते हैं तो 113 सीसी का अब इसमें इंजन आता है, पावर जनरेट करता है अराउंड 8 bhp और टॉर्क जनरेट करता है अराउंड, मैक्स टॉर्क जो है वो है 9.8 न्यूटन मीटर्स का और मैक्सिमम स्पीड जो है वो है अराउंड 85 km/h की। एंड 85 के आसपास मैं ज़रूर टच कर पा रहा था ट्रैक पर चलाने के दौरान इसकी टॉप स्पीड को। अब डायमेंशंस को लेकर भी कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं, लेंथ वगैरह भी चेंज हुआ है, ओवरऑल विड्थ भी चेंज हुआ है, हाइट भी इसका आपको पहले से कम देखने को मिलेगा एंड जो इसका सीट हाइट है वो भी है अराउंड 770 मिलीमीटर्स का। एक और रिडक्शन जो हुआ है वो है इसके वेट को लेकर, 105 किलो इसका वेट है। तो पुराने का जो वेट था 110 सीसी जुपिटर का वो 109 किलो के आसपास था, लेकिन इसका जो वेट है वो 4 किलो पहले से कम हो गया है। अब पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, तो टॉर्क वगैरह में तकरीबन 1 न्यूटन मीटर के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। तो वहां पर शुरुआत में थोड़ा बेटर टॉर्क ऑफ कोर्स देखने को मिलता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। डिपेंड्स ऑन राइडर टू राइडर किसकी कैसी रिक्वायरमेंट होने वाली है, बट मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा की उम्मीद थी। बट मुझे लगता है अगर आप सिटी पर्पस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, कभी कभार बहुत रेयरली आप इसको हाईवे पर भी एक आध बार ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है डिसेंट इसका ओवरऑल पावर और टॉर्क देखने को मिलता है। तो वहाँ पर पावर को लेकर मुझे कमी स्कूटर में देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ पर सफिशिएंट पावर स्कूटर में देखने को मिल रही है। ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस जो सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे का रहता है उसके हिसाब से। अब एक एरिया जहां पर मुझे इंप्रूवमेंट महसूस हुई है, स्कूटर के ओवरऑल वेट में रिडक्शन हुई है, तो वहां पर जो ओवरऑल इसका बैलेंस है वहां पर स्कूटर थोड़ा लाइट फील होता है और मैन्यूवरिंग वाला पार्ट भी थोड़ा सा पहले से सॉर्टेड फील हो रहा है। एंड उन सिचुएशन में भी मुझे लगता है स्कूटर बेटर परफॉर्म कर रहा है। राइड के हिसाब से भी स्कूटर का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और जब मैं इसको तेज़ रफ्तार में भी चला रहा था तो वहाँ पर भी ओवरऑल बैलेंस जो है स्कूटर का अच्छा देखने को मिल रहा था। अगला एलिमेंट जो है वो इसके इंजन को लेकर है, तो वो भी एक स्टेप आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। इंजन रिफाइनमेंट का जो लेवल है वो भी पहले से इंप्रूव्ड इस टीवीएस जुपिटर 110 में देखने को मिल रहा है। अब एक और नया फीचर टीवीएस ने सेफ्टी को लेकर इसमें ऐड किया है, वो है इसका इमरजेंसी ब्रेक का फीचर। वहाँ पर होता क्या है, अगर आप 60 की स्पीड से ऊपर हैं तो अगर आप अचानक ब्रेक उस सिचुएशन में लगाते हैं स्कूटर की, तो इसके चारों जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक होने शुरू हो जाएंगे और उस सिचुएशन में अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो उसको इंडिकेशन मिल पाएगा कि आपने अचानक ब्रेकिंग की है। तो ये एक फीचर भी सेफ्टी को लेकर यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो टीवीएस अपने इस नए जुपिटर 110 सीसी में दे रही है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करते हैं, ब्रेकिंग सस्पेंशन सेटअप ओवरऑल कैसा है। तो चलाया हमने इसको ट्रैक पर ही है, तेज़ रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों में इसकी ब्रेकिंग को मैंने टेस्ट किया। एक सेफ्टी वाला फीचर जो बता चुका हूँ इमरजेंसी ब्रेकिंग वाला, उसको भी टेस्ट किया, तो वहाँ पर ब्रेकिंग जो है प्रिसाइज देखने को मिल रही थी, सटीक देखने को मिल रही थी। सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो इसको फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं एंड रियर में गैस फिल्ड मोनोशॉक देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो ओवरऑल सीट का कंफर्ट की अगर बात करूँ पहले, तो वहाँ पर कंफर्ट अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ट्रैक पर हमने एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पर कुछ गड्ढे वगैरह या ब्रेकर वगैरह नहीं थे, तो उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उस सिचुएशन में जितना भी हमने उसको एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पर सस्पेंशन और सीट में अच्छा कंफर्ट देखने को मिल रहा था। वो बैलेंस भी उस दौरान हाई स्पीड में भी सस्पेंशन सेटअप का अच्छा देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस जुपिटर के नए 110 सीसी स्कूटर को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट सुधांसु एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है, हालांकि इसका टॉर्क वगैरह पहले के मुकाबले बड़ा है, लेकिन इनिशियली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी थोड़े से और बेटर टॉर्क की थी, तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसका राइडिंग बिहेवियर है, किसकी ज़रूरत के हिसाब से कितना किसको पावर या टॉर्क चाहिए। बट मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा और बेटर टॉर्क होता तो इनिशियल जो एक्सपीरियंस है राइड का वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब दूसरा नॉट सुधांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है रिक्वायरमेंट को लेकर, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो है किक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट यहाँ पे दिया गया है। सो इन केस आपकी रिक्वायरमेंट कुछ वैसी है तो यहाँ इस नई जुपिटर 110 सीसी में आपको वो देखने को नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस स्कूटर को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिसमें से पहला है ओवरऑल डिज़ाइन जो है देखने में काफ़ी प्रीमियम ज़रूर लग रहा है।
फ्रंट से, रियर, साइड प्रोफाइल से देखने से फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी अब इस नए 110 सीसी टीवीएस जुपिटर में देखने को मिल रही है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका ओवरऑल राइड जो है वेट कम हुआ है तकरीबन 4 केजी के आसपास, तो वहाँ पर भी मैन्यूवरिंग जो है, हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और तीसरा और फाइनल ट्रांसफॉर्मेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। इंजन में जो चेंजेस करे गए हैं उसकी वजह से इसका जो राइड है वो काफ़ी पहले से स्मूथ ज़रूर हो गया है और वो एक्सपीरियंस भी मुझे लगता है 1-2 स्टेप आगे चला गया है इस नए जुपिटर के अंदर। ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें इस नए जुपिटर 110 सीसी की, तो प्राइस जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो 73,700 से स्टार्ट हो रहा है और जो टॉप वेरिएंट है इसका डिस्क वाला वहाँ पर इसका प्राइस जाता है 87,250 के आसपास इसका टॉप वेरिएंट का प्राइस जाता है। तो मुझे लगता है प्राइस जो है, शुरुआती प्राइस स्पेशली जो है, वहाँ पर कोई किसी तरह का इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा, बहुत ही मामूली सा इंक्रीज है। लेकिन जो फीचर्स टीवीएस अपने इस नए जुपिटर में 110 सीसी में ऑफर कर रही है उस हिसाब से जो पैकेज टीवीएस ने दिया है चलाने में बेहतर महसूस हो रहा है, फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल जो लुक है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है एंड लुक भी ओवरऑल काफ़ी प्रीमियम इस नए जुपिटर का देखने को मिल रहा है। सो मुझे लगता है अगर आप इस सेगमेंट में, इस कैपेसिटी में कोई स्कूटर देख रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छी राइड क्वालिटी, अच्छे फीचर्स एक्सपेक्टेड हैं और साथ ही साथ आपको डिज़ाइन भी अच्छा चाहिए, तो मुझे लगता है उन मायनों के हिसाब से टीवीएस का ये नया जुपिटर 110 सीसी एक अच्छा पैकेज आपके लिए जरूर बन सकता है। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ऑलवेज वियर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू इटीना स्वदेश।